इस कहानी का शीर्षक रखा है नासूर। एक गिरीश नाम का आदमी है जो बहुत बड़ी कंपनी में मैनेजर है। सिर्फ 5 साल में मैनेजर हो गया है। उसकी वाइफ का नाम है सरिता। उसने एक नौकरानी रखी हुई है अपनी वाइफ की मदद के लिए। सुबह को सरिता बढ़िया नाश्ता बनाती है नौकरानी की मदद से। फिर दोनों मियाँ बीवी ठाट से नाश्ता करते हैं। गिरीश ऑफिस चला जाता है और सरिता घर में ताला डाल नौकरानी को साथ ले कभी बाजार तो कभी कहीं और सैर सपाटे निकल जाती है, अथवा बाहर बरामदे में पड़े झूले पर बैठकर उपन्यास पढ़ती है। सरिता यदि कहीं जाती भी है तो शाम को पति के साथ ही चाय पीती है। उसके बाद जितनी देर में गिरीश नहा धो के फ्रेश होता है उतनी देर में सरिता नौकरानी की मदद से फटाफट खाना बना लेती है। 2 आदमियों के खाने कितना बनना होता है। मोहल्ले के आस पड़ोस की औरतें अक्सर उसकी अपनी बातचीत में सरिता की दिनचर्या का जिक्र करती हैं और कि इसके तो बहुत मजे हैं। यहाँ तक कि ये खबरें उड़ते उड़ते मोहल्ले में रहने वाली समाज सेविका मिसेस चावला तक पहुँच चुकी हैं। अब मिसेस चावला कैसे रुकने वाली थी, वो तो फौरन मिलने चली आई। सरिता अपने जो बाहर बरामदे में झूले पर बैठी हुई थी, मिसेस चावला को देख स्वागत का किया। तो मिसेस चावला ने पूछा, आप क्या पढ़ रही हैं? तो सरिता ने जवाब लेखक का नाम बताते हुए कहा कि ये मेरे बहुत पसंदीदा लेखक है, मैं इनका कोई उपन्यास नहीं छोड़ती। कुछ देर इधर उधर की बातों के बाद मिसेस चावला ने पूछा कि साहब मैं एक समाज सेविका हूँ, समाज सेवी संस्था का नारी कल्याण समिति की उपाध्यक्ष हूँ। हम समाज के किसी भी कारण से पीड़ित किसी भी महिला की मदद करने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। इसके लिए हमें आप जैसे लोगों की जरूरत होती है, लेकिन इनके पास अतिरिक्त समय हो। अब अपने में मस्त रहने वाली सरिता को इसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए वो बस हाँ हूँ कर रही थी। इसी बीच नौकरानी चाय ले आई और मिसेस चावला को महसूस हो गया कि सरिता को इंटरेस्ट नहीं है। तो चाय के बाद उन्होंने उनसे विदा ली और चली गई। परंतु वो मिसेस चावला ही क्या जो इतनी आसानी से हार मान गई। तीसरे दिन वो फिर दोपहर में आदम की साथ में एक व्यक्ति और था और आज भी सरिता झूले में बैठी उपन्यास ही पढ़ रही थी। वो स्वागत के उद्देश्य से उठने लगी तो उस व्यक्ति ने वहीं बरामदे में पड़ी कुर्सियों में से एक कुर्सी खींचकर उस पर बैठते हुए हंसकर कहा, आप बैठी रहिए, असमय कष्ट देने के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। मुझे जीवन लाल कहते हैं। जिस संस्था नारी कल्याण समिति की मिसेस चावला उपाध्यक्ष हैं, मैं उसी का अध्यक्ष हूँ। मिसेस चावला ने आपके बारे में बताया तो मैंने सोचा कि मैं भी मिलूँ। सरिता ने नौकरानी से चाय लाने को कहा और जीवन लाल जो है अपने बारे में बताने लगे कि मेरी संस्था में क्या क्या होता है। चाय के दौरान भी ये बातचीत जारी रही। सरिता का आचरण वैसा ही था पहले की जैसा, केवल हाँ हूँ कर रही थी और थोड़ी देर में उसे ऊब और घुटन महसूस होने लगी, जिससे कि जीवन लाल ने भांप लिया। तभी गिरीश अपने दफ्तर से किसी कारणवश रोज से पहले वापस आ गया। व्यस्त और अपने ही ख्यालों में गुम नजर आ रहे गिरीश ने वरांडे में मिसेस चावला वगैरह को बैठा देखा तो एक फीकी सी मुस्कुराहट के साथ अभिवादन कर घर के अंदर चला गया। जहाँ अब तक मिसेस चावला और जीवन लाल ने को महसूस हो गया था कि सरिता उनकी बातों में कोई रुचि नहीं ले रही है, इसलिए थोड़ी देर में व्यस्तता का बहाना कर दोनों वहां से विदा हो गए। उन्हें विदा कर जब सरिता घर के अंदर गई तो उसने पाया कि गिरीश बेडरूम में चादर ओढ़े लेटा है। ये देख सरिता ने आवाज दी तो वो उठ के बैठ गया। बताया कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, सर और बदन में दर्द भी है। उसने सरिता से 2 डिस्प्रिन मांग कर खाई और फिर लेट गया। उसे लेटा छोड़ सरिता नौकरानी को खाने के बारे में निर्देश देने चली गई। जब वो लौटी तो गिरीश बहुत गहरी नींद में सो रहा था। रात के करीब 9 बजे गिरीश पानी पीने के लिए उठा। सरिता ने खाना खाने के लिए कहा तो उसने कहा कि मुझे जरा भूख नहीं, बिल्कुल इच्छा नहीं हो रही, तुम खा लो और मैं सोना चाहता हूँ। और सरिता ने जैसे जैसे खाना निपटाया और वो भी सोने चली गई। अगले दिन सुबह गिरीश बिल्कुल नॉर्मल था, बिल्कुल सारा सामान्य था और स्वस्थ नजर आ रहा था। हमेशा की तरह नाश्ता कर दफ्तर चला गया। अभी सरिता उपन्यास लेकर झूले पर बैठी थी कि मिसेस चावला का फोन आया। क्या कर रही हैं सरिता जी? पकौड़े बना रही हूँ, आ जाइए, साथ में बैठ के चाय पियेंगे। अब सरिता को झुंझलाहट तो बहुत हुई लेकिन संकोच बस मना भी नहीं कर सकी। जब वो मिसेस चावला के यहाँ पहुंची तो उन्होंने बाहर निकलकर बड़े तपाक से उसका स्वागत किया और बैठक में निकली। बैठक में पहले से विराजमान जीवन लाल जी ने खड़े होकर सरिता का अभिवादन किया। इतने सवेरे जीवन लाल को वहां देख सरिता से रहा नहीं गया। बोला, अरे जीवन लाल जी, आप इतने सवेरे यहाँ?
अब जीवनलाल क्या कहें, तो जो जवाब देते हैं कि साहब दरअसल हमारी संस्था के कुछ ऐसे केस जिनमें हमें सफलता मिल चुकी है, उनकी फाइलों में फाइनल रिपोर्ट लगानी थी, उसके लिए मुझे की मदद की जरूरत थी। संयोग से आज इनके पास समय भी था, इसलिए मैं फाइलें लेकर यहीं चला आया। औपचारिकता बस सरिता के मुंह से निकल गया, केस? किस प्रकार का केस? आपकी तो समाज सेवी संस्था है ना। सरिता का बोलना था कि जीवनलाल को अपनी संस्था की तारीफ का पिटारा खोल के सुनाने का मौका मिल गया। बोले, वो दरअसल बात यह है कि जब हम किसी पीड़ित महिला की मदद करने का बीड़ा उठाते हैं तो हम बाकायदा उसकी एक फाइल बना लेते हैं, उसे पूरा केस, पूरी समस्या दर्ज करते हैं। इससे समस्या को समझने में भी आसानी होती है। जैसे जैसे समस्या सुलझती जाती है, हम उसमें अपनी उपलब्धियों को दर्ज करते जाते हैं। कई बार तो ऐसा भी होता है कि समस्या खड़ी हो उससे पहले ही हम उसे सुलझा लेते हैं। सरिता को हंसी आ गई, हंसी दबाते हुए बोली कि इसका क्या मतलब, समस्या खड़ी होगी तब तो पता चलेगी कि समस्या है, बिना समस्या जाने आप उसे कैसे सुलझा लेंगे। कभी फुर्सत से उदाहरण द्वारा मैं आपको समझा दूंगा। फिलहाल पकौड़े आ गए हैं, इसलिए चाय पकौड़े का आनंद लीजिए। चाय पकौड़ों के बीच जीवनलाल ने पूछा, और सुनाई सरिता जी, गिरीश बाबू के क्या हाल है? सरिता ने जवाब दिया, वो कल आप लोग जाने के बाद जब मैं अंदर गई तो गिरीश चादर में लेटे थे। पूछने में बताया कि अस्वस्थ हैं, सर और बदन में भी दर्द है। मुझसे डिस्प्रिन मांग के खाई और सो गए, खाना भी नहीं खाया। सुनते ही मिसेस चावला बोल पड़ी, अरे अब तबीयत कैसी है? अभी तो बिल्कुल ठीक है, सुबह उठे तो पूर्ण स्वस्थ थे, नहा धोकर अच्छी तरह से नाश्ता कर दफ्तर गए हैं। चलो शुक्र है, घबराने की कोई बात नहीं। जीवनलाल ने ढाढ़स बंधाने वाले अंदाज में कहा, फिर दार्शनिकों जैसी मुद्रा बना के बोलना शुरू किया। सरिता जी, अभी आप पूछ रही थी कि ऐसा कैसे संभव है कि समस्या खड़ी होने से पहले पता चल जाए कि समस्या हो सकती है। मात्र तर्क के उद्देश्य से अब आप कल की इसी घटना का विश्लेषण कर लें। सरिता ने सवालिया निगाहों से जीवनलाल की ओर देखा और पूछा, जी मैं कुछ समझी नहीं। जीवनलाल मुस्कुराया, जी इसे यूं समझे, आपने बताया कि आप अंदर गई थी और गिरीश बाबू चादर ओढ़े लेटे थे, आपसे डिस्प्लिन में आकर खाई, यानी कि इतनी देर उन्होंने इंतज़ार किया कि जब आप आएंगी तो वो आपसे डिस्प्लिन मांगेंगे। वो डिस्प्लिन स्वयं भी लेके खा सकते थे। मैं ये नहीं कहता कि आपसे मांगने में कोई बुराई है, परंतु क्या ये संभव नहीं कि कहीं ना कहीं गिरीश बाबू के अवचेतन मन में ये हो कि ये काम तो सरिता के ही जिम्मे है, यही उसकी पहचान है, क्योंकि उसकी और कोई विशेष पहचान तो है नहीं। मैं ये नहीं कहता कि ऐसा है, भगवान न करे ऐसा हो, पर संभावना तो है ही। इतना कहकर अपनी बात का प्रभाव देखने के लिए जीवनलाल ने अपनी नजरें सरिता की ओर उठाई। जीवनलाल की इस बेसिर पैर की कल्पना पर सरिता को झुंझलाहट तो बहुत हुई, पर उसने हंसकर कहा, लगता है आप मुझसे भी ज्यादा उपन्यास पढ़ते हैं। जीवनलाल ने भी हंसकर कहा कि मैं जानता हूँ मेरी बात कोरी कल्पना है, इसमें कोई तथ्य नहीं है, परंतु जिनके घर में कभी चोरी न हुई हो, क्या वो भी एहतियातन घर के दरवाजे पर ताला नहीं डालते? इसी प्रकार एहतियातन प्रत्येक व्यक्ति को, चाहे वो अपने घर परिवार से कितना भी संपन्न क्यों ना हो, अपनी कुछ ना कुछ पहचान तो अवश्य बनानी चाहिए। ये मेरा अपना मत है, जो कि किन्हीं की नजरों में गलत भी हो सकता है। इतना कहकर जीवनलाल एक क्षण को रुका और इसके पहले कि कोई उनकी बात पर कुछ प्रतिक्रिया व्यक्त करे, वो उठ खड़ा हुआ और हाथ जोड़कर बोला, चाय पकड़ों के लिए धन्यवाद मिसेस चावला, अब मैं चलूंगा, अभी और कई जगह जाना है। जीवनलाल के रुखसत होने की कुछ ही देर बाद सरिता भी अपने घर चली आई और झूले पर बैठकर नावल पढ़ने की कोशिश करने लगी, परंतु जीवनलाल की बातों से भिन्नाई होने के कारण उसका मन नहीं लगा। जीवनलाल की बातें ना चाहते हुए भी जैसे उसके दिमाग में घर कर गई थी। अगले 3 दिन तक वो गिरीश के व्यवहार पर विशेष ध्यान देती रही। अब उसे गिरीश की हर बात पर लगता है गिरीश जानबूझकर अपने हर छोटे बड़े काम उससे ही करवाता है। 3 दिन बीतते बीतते उसे जीवनलाल की हर बात सच लगने लगी। उसे लगने लगा कि गिरीश के इस व्यवहार के कारण सरिता की अपनी कोई पहचान ना होना ही है। तीसरे दिन की शाम को ही उसने पक्का मन बना लिया कि बिना घर परिवार की जिम्मेदारियों से मुंह मोड़े वो कम से कम एक समाज सेविका की पहचान तो बना ही सकती है। चौथे दिन गिरीश के दफ्तर जाते ही उसने मिसेस चावला को फोन कर अपनी इच्छा बता दी। मिसेस चावला बड़ी खुश हुई और अपनी संस्था के दफ्तर का पता बताते हुए बोली कि कल हम दोनों वहां चलेंगे और कागजी औपचारिकताएं पूरी कर आपको विधिवत मेंबर बना लेंगे। सरिता उत्साह से भर गई कि अब वो कुछ नाम कमाकर गिरीश की नजरों में सम्मान हासिल करेगी। उसी उत्साह के
नौकरानी को घर की सफाई के संबंध में निर्देश दे स्वयं अपनी पसंद की कॉफी शॉप में कॉफी पीने के इरादे से बाजार की ओर निकल गई। कॉफी शॉप में कॉफी पीते हुए उसे ख्याल आया कि मिसेस चावला ने जो पता बताया था वो तो सामने सड़क के दूसरी ओर ही है। क्यों ना जीवनलाल जी से मुलाकात कर ली जाए। काफी समाप्त कर वो जीवनलाल जी के दफ्तर की ओर चल दी। हालांकि सुबह के 10 से ऊपर बज रहे थे, पर इमारत का बरामदा खाली था। सरिता ने सोचा शायद अनावश्यक खर्च कम करने के उद्देश्य से चपरासी रखा ही ना हो। वो जीवनलाल जी के दफ्तर के दरवाजे पर पहुंची तो उसे लगा अंदर जीवनलाल जी किसी से फोन पर बात कर रहे हैं। अभी वो दरवाजा खटखटाने वाली थी कि फोन की बातचीत में अपना नाम सुनकर वो ठिठक गई और अनजाने ही वो उन बातों को सुनने लगी। जीवनलाल जी किसी से फोन पर कह रहे थे, अरे हाँ ब्रजभूषण जी, वही सरिता जिनके बारे में मैंने बताया था और उन्हें मिसेस चावला के यहाँ आते जाते देखा था। मौका देखकर मैंने उनके मन में पति के विरुद्ध संदेह का बीज बो दिया था। तीसरे ही दिन उसमें अंकुर फूटने लगा। अभी अभी मिसेस चावला का फोन आया कि कल वो आ रही हैं हमारी संस्था की विधिवत सदस्य बनने। अब बस मैं 2-4 दिन उनके हर छोटे बड़े काम की तारीफ करूंगा, वाह करूंगा। जाहिर है मिसेस चावला मेरी हाँ में हाँ मिलाएंगी। फिर एक दिन मैं अपनी नारी उत्थान समिति और आपकी नारी कल्याण समिति की संयुक्त बैठक बुलाऊंगा। आपको करना यह है कि अपनी संस्था के बाकी लोगों को व्यस्त कर बैठक में अकेले ही हिस्सा लें, क्योंकि इस तरह की बात फैलनी नहीं चाहिए। मैं भी मिसेस चावला और सरिता के अतिरिक्त किसी को नहीं बुलाऊंगा। वहां मैं कोई बहाना ढूंढकर मिसेस चावला को हल्का से झड़क दूंगा। आप बैठक के बाद उन्हें शीशे में उतार लेना। मतलब कुछ इस तरह से क्या करना कि जीवनलाल बेवकूफ है जो आप जैसी मेहनती सदस्य की कदर नहीं जानता। इस तरह सबके सामने आपको उल्टा पुल्टा बोल दिया वगैरह वगैरह। अब जब आपकी बातों से वो पूरी तरह भावुक हो जाएं तो आप उन्हें मेरी संस्था छोड़कर अपनी संस्था में उपाध्यक्ष के रूप में सम्मिलित होने का प्रस्ताव रख देना, क्योंकि आपके वहां उपाध्यक्ष पद खाली भी है और उसके लिए आपको उनकी जैसी योग्य सदस्य की आवश्यकता है। ध्यान रहे, ये औरतें बड़ी जल्दी इरादा बदल लेती हैं, इसलिए कहीं बाद में उनका इरादा न बदल जाए। हो सके तो मुझसे त्याग पत्र वहीं लिखवा लेना, जिसे मैं थोड़ी हील हुज्जत के बाद स्वीकार कर लूंगा। बस उसके बाद तुम उसे अपनी संस्था का उपाध्यक्ष बना देना और अपनी बरसों की तमन्ना पूरी कर लेना, यानी कि अपनी पसंद की उपाध्यक्ष के साथ ऐश करना। इधर मैं सरिता को उपाध्यक्ष बनाकर उसके साथ ऐश करूंगा। तुम्हारा काम तो वैसे भी आसान है, क्योंकि मिसेस चावला इस तरह के वातावरण की अभ्यस्त है, परंतु मुझे थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि सरिता पहली बार अपने घर से बाहर निकल रही है। लेकिन कोई बात नहीं, मैं दोस्ती में इतना तो कर ही सकता हूँ। बदले में तुमसे बस इतना चाहता हूँ कि तुम्हारी संस्था इस बार सरकारी अनुदान के लिए आवेदन ना करे, ताकि वो अनुदान हमारी संस्था को आसानी से मिल सके। चिंता न करो ब्रजभूषण भाई, यारों के साथ रहोगे तो ऐसे ही ऐश करोगे। कुछ दिनों बाद सरिता, इसके आगे सुनने की ताकत सरिता में नहीं बची थी। उसका गला सूख रहा था, पैर कांप रहे थे, फिर भी वो किसी तरह अपने कांपते पैरों को संभालते बिना आवाज किए वापस लौटकर सड़क पर आई और ऑटो रिक्शा कर घर आ गई। तो जी ये थी नासूर। इस दुनिया में ऐसे नासूरों की कमी नहीं जो पति के डिस्प्रिन मांगने जैसी जरा सी बात को अपने कुत्सित फायदे के लिए तर्क द्वारा तोड़ मरोड़ कर नारी शोषण की शुरुआत के समकक्ष बना सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।